एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है जिसने कई परिवार तबाह कर दिए, लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों और किस मकसद से करवाया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस तबाही की नींव रची थी? हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अब अगर हम हमारी पसंद से शादी करना चाहते तो आप लोगों को एतराज क्यों है? वैसे भी आप लोग तो हमारी शादी करवाने से रहे। हम लोग तुम्हारी शादी, हम लोग को आईना दिखाने से पहले ना बेटा, आओ 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 ना, खुद आईना देखो और फिर बोलो किसके पल्ले बांधते ही कंचन का आया हम लोग। बेटा वो लड़का जरूर कौन वो रुपया है, वो तुमको फंसा रहा है। तुम उसके चंगुल में मत आओ, नहीं तो धोखा खाओगी, तुम धोखा खाओगी। माँ, अनिकेत को कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। वो हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं। पर तुम तो बोल रहे हो कि उस अनिकेत के मम्मी पापा तुझे बहू बनाने के खिलाफ है। भाई शादी के बाद तुझे छोड़ के भाग गया तो भाग गया तो और का? उसके बाद पेट फुला के घूमती रहेगी, अपने नसीब को रोती रहेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अनिकेत वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। का अनिकेत तो ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम नौकरी पेशा लड़की हो और लड़का का नजर तुम्हारी तनख्वाह पर है। अनिकेत हमसे ज्यादा कमाते हैं। उन्होंने तो हमसे ये भी कहा है कि शादी के बाद हम अपनी जॉब भी छोड़ सकते हैं। नौकरी छोड़ देगा? रुको, क्या बोली? नौकरी छोड़ दोगी? हाँ, तुम नौकरी छोड़ दोगी तो घर में रुपया पैसा कहाँ से आएगा? अरे एक बार भी हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है कि हम लोग का क्या होगा और कह रही है कि नौकरी छोड़ देगी। बताइए। तो फिक्र इस बात की नहीं है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, बल्कि फिक्र इस बात की है कि हम विदा होकर चले जाएंगे तो आप लोग हमारी कमाई से हाथ धो बैठेंगे, है ना? अरे फिर शुरू हो गया आप लोग? क्यों दीदी को परेशान कर रहे हैं? दीदी आप इनका टेंशन मतलब काम पे जाओ, हम समझाते हैं इनको। आप जाओ, आप जाओ। क्या समझाएगा रे? देखा नहीं कब बोल के गई है। ऐसे खिसियाएंगे ना तो हमेशा के लिए दीदी से हाथ धो बैठेंगे और उनकी कमाई खाएंगे उनके ससुराल वाले। तुम्हारी खोपड़ी में का अंकुर फूट रहा है, कुछ फूटेगा कि नहीं? कुछ ऐसा किया जाए कि दीदी के मन का भी हो जाए और हमारा दाल भी गल जाए। लीजिए साइन कर दीजिए। आप यहाँ कर देना। सारा सामान ले लिया? हाँ, और अगर कुछ रह भी जाएगा तो बाद में कभी ले जाएंगे। कुछ दिनों के लिए ना हम तुम्हें जरा भी दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा, आपके मम्मी पापा, मेरा मतलब है पहले उनसे नहीं मिलवाएंगे? अभी नहीं। बस बस बस। जी जी क्या? अरे हमारा घर है। आप कौन है? ये आपका घर? हाँ, अरे हमारे पति का घर है। अपने पति के घर आए। आप हटिए ना। आप क्या बोले जा रही हैं आप? अरे आप पहले बैग छोड़िए हमारा। क्यों निकलेंगे? अरे हमारे पति का घर है। ऐसे कैसे घुस रही हैं आप किसी के भी घर में? एक मिनट, ये हमारे पति के साथ आपकी फोटो कैसे? सर, ये हमारी बेटी यशोधरा और दामाद अनिकेत की फोटो है। एक हफ्ता पहले उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से दोनों गायब हैं। गायब हो गए? साहब हमें लगा कि शादी के बाद वो दोनों हनीमून पे गए होंगे और जल्दी लौट आएंगे, लेकिन सर शादी के बाद से दोनों का नंबर बंद है। हम लोग उनके घर पे भी गए, लेकिन वहाँ ताला बंद था। हमने लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ नहीं पता चला। तो आपने उनके घर वालों से पूछा? उसके घर में कोई तो और रहता होगा। उसके माता पिता हैं, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई उनसे। दरअसल यशोधरा दीदी अनिकेत जी से प्यार करती थी और वो यहाँ अकेले ही रहते थे। उनका कहना था कि उनके माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ थे। अनिकेत जिस मकान में किराए पर रहता था वहाँ का एड्रेस दीजिए और आप बेफिक्र रहिए, हम पता लगाते हैं। ठीक है सर। अरे कल बहुत मजे किए भाई, हमने आना चाहिए था यार। अरे और मुकुल भाई, मुकुल जी देखिए, यही है वो औरत जो हमारे घर में आके जम गई है और जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। अब इसको बोलिए निकले हमारे घर से।
सुनीता, ये ठीक बोल रही है। ये रेणुका है, हमारी पहली पत्नी। पर मुकुल जी, आपने तो बताया था आपकी पहली पत्नी का देहांत। सुनीता, हमने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था। पर मुकुल जी ऐसे ही सुनीता, हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे। तुम बस 5 मिनट अंदर चली जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। रेणुका, कुछ साल पहले तुम बिना बताए हमें अचानक छोड़ के चले गई और आज अचानक वापस आ गई। ठीक है तुम? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे मुकुल। मुसीबत? कैसी मुसीबत, हमें बताओ। वो हम तुमको नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बता सकते? तुम जानती हो हम कितने परेशान थे। तुम्हारे जाने के बाद कितना ढूंढा तुम। हमें तो लगा, तुमको लगा कि हम मर चुके हैं इसलिए तुमने उससे शादी कर ली। अरे तो क्या करते? तुम बोलो क्या करते हम? देखो मुकुल, हमको पता है कि तुम मजबूर थे, लेकिन समझने की कोशिश करो मुकुल, हम भी मजबूर थे ना। तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ठीक है, हम ये दुख भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अब हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? बोलो। अब क्या तुम भी हमें अपने घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं रेणुका, कैसी बातें कर रही हो रेणुका? तुम परेशान मत हो। ये घर आज भी तुम्हारा उतना ही है जितना पहले था। चलो अंदर, चलो। सर। ठीक है सर, ये अनिकेत जिस घर में किराए पर रहता था, हमने वहाँ कई लोगों से बात की। अनिकेत शादी के बाद से उस घर में आए नहीं। यशोधरा के पेरेंट्स का कहना है कि अनिकेत के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। तो क्या दोनों को गायब करने में उन लोगों का कुछ हाथ है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिकेत एक बहरूपिया है, इसने यशोधरा को ट्रैप किया और फिर कहीं गायब हो गए? हमें पता करना होगा कि यशोधरा अनिकेत कहाँ मिले, कैसे मिले और दोनों में अफेयर कैसे हुआ। यशोधरा के फ्रेंड्स और कलीग से बात करते हैं। ठीक है सर। क्या सर, यशोधरा और अनिकेत इन दोनों ने शादी कर ली थी? यशोधरा ने अपनी शादी के बारे में आपको नहीं बताया? नहीं सर, वो तो बोल रही थी कि उसके पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। हमारे पेरेंट्स को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी और अनिकेत जी की जाति अलग अलग है, बल्कि उन्हें तो इस बात से प्रॉब्लम है कि हम शादी करके चले जाएंगे तो उनका खर्चा बंद हो जाएगा। सब उसके घर में उसके फादर और उसके भाई दोनों कुछ कमाते नहीं थे। वो बेचारी 18 साल की उम्र से काम कर रही थी, लेकिन उन लोग को उसकी कुछ पड़ी नहीं थी। तो उसके घर वाले तो कह रहे थे कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उसकी शादी अनिकेत से करवाई थी। अच्छा, यशोधरा अनिकेत को कितने अरसे से जानती थी? आई थिंक कुछ 3-4 महीने पहले वो लोग सोशल मीडिया से कांटेक्ट में आए थे। सो हम अनिकेत को पर्सनली नहीं जानते हैं और ना हम ये जानते हैं कि वो कैसा लड़का था, पर यशोधरा वो उसको जेन्युइनली बहुत प्यार करती थी। रेणुका, तुम्हारा बिस्तर यहाँ लगा रहे हैं, ये कंबल भी रख दिया है। अरे कहाँ मुकुल भैया, आजकल 2-2 औरतों के साथ रातें गुजर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ बकवास कर रहे जी, दिख ही रहा है सामने। रुको वहीं, रुको वहीं पर। अर्थ का बच्चा तो रुको वहीं पर। तुम्हारा मुंह नोच लेंगे हम। किस का मुंह नोचेंगे आप? देखो, कुछ भी उठपटांग बोल रहा है वो। आपकी गलती की वजह से बोल रहा है। आपने किस हक से इस औरत को इस घर में जगह दी है? इसको अब भी के अब भी यहाँ से निकालिए। सुनो सुनीता, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमें कुछ नहीं समझना है। अगर आप इसे इस घर से नहीं निकाल सकते तो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, और अब भी जा रहे हैं। सुनीता, 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 क्या तरीका है? सुनो सुनीता, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो मोहल्ले वालों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। अरे हमें थोड़ा सा वक्त तो दो। सुनो सुनो सुनीता, देखो, हम उसके लिए दूसरे घर का इंतजाम कर रहे हैं, और जैसे कोई दूसरा घर मिल जाएगा तो उसे भेज देंगे, चली जाएगी ना, वो बात खत्म। वो यहाँ से तो चली जाएगी, लेकिन आपके दिल से जाएगी क्या? देखिए मुकुल जी, हम आपको उस औरत के साथ नहीं बांट सकते। आप हमसे शादी किए हैं ना, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा।
सर मैंने यशोधरा और अनिकेत के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। दोनों ने अपने अकाउंट 16 फरवरी को 3 बजे डीएक्टिवेट किए थे। 16 फरवरी, और इसी दिन दोनों के फ़ोन भी बंद हुए थे। और 16 फरवरी को दोनों की कोर्ट मैरिज हुई। कोर्ट मैरिज के तुरंत बाद दोनों गायब हो गए। तो अनिकेत ने यशोधरा को गायब किया है या दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए हैं? ये केस हर लिहाज से अटपटा नजर आ रहा है। एक तरफ यशोधरा का परिवार बोल रहा था कि अनिकेत का परिवार यशोधरा और अनिकेत की शादी के खिलाफ था, लेकिन सच ये भी था कि यशोधरा का परिवार भी इस शादी के खिलाफ था। तो फिर वो इस शादी के लिए राजी क्यों हुए थे? अनिकेत और यशोधरा का गायब होना क्या ऑनर किलिंग से जुड़ा था, या फिर यशोधरा अनिकेत के छलावे का शिकार हुई थी, या फिर यशोधरा और अनिकेत ने अपनी मर्जी से गायब होकर अपने परिवार वालों से नाता तोड़ लिया था? आखिर एक नवविवाहित जोड़ा अचानक गायब कहां हो गया था? पुलिस अनिकेत के परिवार से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पा रही थी, और वहीं शक के आधार पर यशोधरा के परिवार से जुड़ी हर जानकारी वो जुटा रहे थे। साहब, यशोधरा देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। ऐसे तो उसकी शादी 6-7 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके घर वालों की नियति कहाँ थी उसका घर बसाने की। चलो माँ, हम आते हैं। हाँ ठीक है। मंजुला बहन, यशोधरा की उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं करोगी? अरे बहन, हमारा बस चले तो हम कल ही उसका हाथ पीला कर दे। बाकी कोई पहले पसंद करे तो। हमारी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक ठाक कमा भी लेता है और उसकी कोई मांग भी नहीं। चला है बात। वो कहा है ना बहन कि यशोधरा नहीं चाह रही है शादी करना। मंजुला ने हमको ऐसा कहा तो हम खुद ही यशोधरा से बात की। बेटा, तुम अपनी माँ के लाए रिश्तों को ठुकरा क्यों देते हो? देख बेटा, सपनों से घर नहीं बसते, समय रहते शादी कर ले, वरना आगे कोई लड़का नहीं मिलेगा। बेटा ठीक, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा आपसे? पता नहीं उसके बाद यशोधरा के घर पे क्या बवाल मच गया। उसका लफंगा भाई हमें धमकी देने आ गया। दीदी के मन में हमारे लिए जहर मत भरो, ये तो ठीक नहीं होगा। बेटे की कमाई के लालच में जब अपनी ही लड़की का घर बसने न दे तो सोचो साहब कितने लोग होंगे वो। अब ये बताइए कि बीमा के पैसे कब तक मिलेंगे? इसमें सारा पेपर कहाँ है भैया? देखिए, आपके प्रमाण पत्र से पहले यशोधरा का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए हमको। हम बोले थे ना आपसे कि आपके कहने से कि यशोधरा मर गई है, यह प्रमाणित नहीं होता। लेकिन साहब, अब कुछ तो कीजिए साहब। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए। थोड़ा लेट हो गया। ये लो तुम्हारा न्याज़िम। और बाकी तैयारी हो गई ना? इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चा होगा। तुम हमारे लिए इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। हम मानते हैं हम बदनसीब अपनी बेटी की कमाई खा रहे थे, लेकिन हमने भी तो उसके पालने पोसने में अपना खून पसीना एक कर दिया था। अब अगर वो अपना फर्ज निभा रही थी तो इसमें गलत क्या था साहब? फर्ज जब मजबूरी बन जाए तो निभाना भारी हो जाता। जैसे अपनी बेटी की शादी करना आप लोगों के लिए भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाती तो घर में कमाने वाला कोई न बचता। सर, ये आपको किसने बताया कि हमारे घर में कोई नहीं कमाता? वो छोड़, और ये बता, बिना कमाए अपनी गर्लफ्रेंड को सोने की चेन गिफ्ट करता है? और क्या बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो चेन यशोधरा की है? अभी तू ये बता कि यशोधरा को कहाँ गायब किया तूने? सर, हम लोग को नहीं पता कि यशोधरा कहाँ। हम लालची जरूर, लेकिन अपनी बेटी को मार नहीं सकते। बेटी को मार नहीं सकते तो उसकी LIC के पैसे हासिल करने की इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे थे? हाथ में ढेला नहीं, यशोधरा मिल नहीं रही, ऐसे में हम क्या करते? कुछ तो जुगाड़ करने की सोचते ना। ऐसा जुगाड़ किया कि अपनी बेटी के साथ साथ अनिकेत को भी गायब कर दिया। आप गलत समझ रहे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब। अच्छा, आप लोग तो अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहते थे, फिर अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सही है सर कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी, लेकिन अचानक महेश का सुर बदल गया। खबरदार जो आज के बाद हमारी दीदी से ऐसी बात की।
असली सुंदरता इंसान के मन में होती है, लेकिन भैंस के आगे कौन बीन बजाए। ये सब तुम हमको सुना रहा है? हाँ, आपको बोल रहे हैं, और कान खोल के सुन लीजिए कि अगर दीदी अनिकेत जिससे प्यार करती है तो शादी उन्हीं से होगी। जब भाई बहन एक हो जाए तो हमारा बस कहाँ चलता। हमने उसकी शादी करा दी, लड़का यशोधरा को लेकर कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता साहब। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, नहीं तो। सर आप चाहे मैं कितना ही मार लो, लेकिन हम सच बोल रहे हैं सर। यशोधरा दीदी और अनिकेत जी गायब कराने में हमारे को जाते हैं सर। सर हम तुमको खुश देखना चाहते थे सर, हमारा यकीन कीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। तू ऐसा नहीं मानेगा? हाँ, मारो इसको। सर ये यशोधरा के माँ बाप और भाई पक्का घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। ये लोग यशोधरा को अनिकेत से शादी करने से रोक नहीं पा रहे थे, तो उसको मार के उसके जीवन बीमा का पैसा खाने की सोची और इन दोनों की शादी होने दी, ताकि यशोधरा के मर्डर का आरोप अनिकेत के ऊपर आ जाए। अगर यशोधरा का कत्ल हुआ है तो उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए थी, और अगर उसके पेरेंट्स ने यशोधरा को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके, तो उस सूरत में भी यशोधरा की बॉडी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होगा कि यशोधरा मर चुकी है, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा नहीं। विवेक, ये मामला कुछ और है। यशोधरा की शादी उसकी पेरेंट्स की रजामंदी से नहीं हुई, बल्कि महेश की रजामंदी से हुई। अब हमें जानना ये है कि महेश ये क्यों चाहता था कि उसकी बहन की शादी अनिकेत से हो जाए। सर, महेश के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका एक बार में आना जाना था, और सुनने में आया कि अनिकेत भी वहाँ पे आता जाता था। तो जीजा साला शादी से पहले एक दूसरे से जान टकराते थे। पता लगा कि जीजा साला में शादी से पहले आपस में रिश्ता कैसा था। हो गया सर। सुनीता, टॉवल देना। हेलो, तैयारी कहाँ तक पहुँची? मसाले का इंतजाम हुआ कि नहीं? ये लड़का आपके बार में आता था, इसके बारे में जानते हैं कुछ? हाँ सर, महेश के साथ हमने कई बार देखा इसे यहाँ पे। ये दोनों साथ में ही आते थे? नहीं सर, दोनों यहाँ अलग आते थे। दोनों में 36 आंकड़ा। साला तो तू बनेगा हमारा, समझा? बे साला तेरा फिर दोनों एक दोस्त हो गए। पता नहीं दोनों के बीच क्या समझौता हुआ। हमने बस इतना देखा कि इस लड़के ने महेश को पैसे दिए थे। तोहफा तैयार है तुम्हारा। सुनीता, ये लो डाइवोर्स पेपर्स, अच्छे से पढ़ लो। क्या पढ़ा इसमें? क्या कहना चाहती हो? इसमें लिखा है कि तुम खुशी खुशी मुकुल को तलाक दे रही हो। ये लो, साइन कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? हम साइन करेंगे इस पे? तुम ना सपने में जी रही हो। सुनीता, तुम ना हमें जानती नहीं हो अभी ठीक से। मुकुल हमारे इशारे पर नाचता है, समझी? और अगर फिर भी तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो तो रहो, कोई बात नहीं। बस हमें 5 लाख रुपए दे। 5 लाख? हाँ, 5 लाख। अगर हमने अपना जादू मुकुल पर चला दिया ना, तो लात मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा, समझी? इसलिए हमें 5 लाख रुपए दे दो, फिर मुकुल तुम्हारा। हम बिना कुछ किए चुपचाप यहां से चले जाएंगे। पहले मारपीट, फिर दोस्ती, और फिर रिश्तेदारी। क्या चक्कर चल रहा था तेरा अनिकेत के साथ? कैसा चक्कर साहब? बोलेगा? अब सही कह रहे हैं साहब, हमारा अनिकेत का रिश्ता झगड़े से शुरू हुआ था सर, क्योंकि हमारी दीदी का वो पीछा करता था सर। पहले तो हमने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सर फिर उसने हद कर दी। हमारी दीदी जहाँ कहीं भी जाती थी आगे पीछे लगा रहता था, रोज उसका पीछा करता रहता था सर। कुछ और मंगाते हैं बेटर। हमारी दीदी से आज की लड़ाएगा साले। कुछ ही दिनों में उसकी धमकी सच नजर आने लगी थी।
दीदी बोल रही थी कि शादी करेगी तो अनिकेत से करेगी। अनिकेत ने तेरे मुंह में इतने पैसे ठूस दिए कि तू हो गया। अबे तुझे मरने का शौक चढ़ा है क्या? तो फिर सामने आ गया, चल निकल। हम तुमसे झगड़ा नहीं सुलह करने आए हैं। साइड में चल के बात करें। देख, हम तुम्हारी बहन से सच्चा प्यार करते हैं और वो भी हमसे सच्चा प्यार करती है, ठीक है? अब तक वो जो भी तुम्हारे परिवार के लिए करती आई है उसमें हम उसका बढ़ चढ़ के साथ देंगे। अब तुम अपने माता पिता से हमारे जीजा बनने की सिफारिश कर दो। वो तुम्हारी दीदी की बात नहीं मान रहे हैं। करोगे ना हमारी मदद? चंद पैसों के लिए अपनी बहन को आग में झोंक दिया। शादी नहीं, सौदा किया उसका, बेच दिया उसे। नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम भाई हैं उसके। अनिकेत हमें पैसे देता था, लेकिन हमें लगा वो उसका ख्याल रखेगा, हमें अच्छा लगा वो। अच्छा तो लगेगा ही। पैसे देने वाले तुम जैसे लालची लोगों को अच्छा तो लगते ही। अभी भी ये पूरा सच नहीं बोला, सच बोलो आज से। नहीं सर, हम सब सच बता दिए। ऐसे कैसे बैठे हुए? कुछ है तो महेश अपना औलाद है, जाइए ना, जाके देखिएगी पुलिस कब तक उसको छोड़ेगा। पिछली बार गए थे ना तुम्हारे कहने से बीमा के ऑफिस, पुलिस हम पे ही शक की, हमसे पूछताछ की। हमको तो लगता है इस कांड में महेश का कोई जरूर हाथ है, तभी पुलिस पकड़ के रखी है उसको, समझी? महेश का बहुत थोड़ा है सर, लेकिन वो भी यही कह रहा है कि शादी के बाद यशोधरा अनिकेत के साथ चली गई थी और उसके बाद उसने और उसके माँ बाप ने इन दोनों को कभी नहीं देखा। तो फिर यशोधरा और अनिकेत कहाँ गायब है? क्या यशोधरा अनिकेत की किसी बैड इंटेंशन का शिकार हुई है, या यशोधरा और अनिकेत दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए, या फिर बाप माँ और भाई के अलावा कोई चौथा ही है जो अभी तक हमारी रडार में नहीं आया? सर, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस ब्लास्ट में RDX का इस्तेमाल हुआ है। सर, ज़रूर इस ब्लास्ट में कोई एंटी सोशल ग्रुप इन्वॉल्व है। एंटी सोशल ग्रुप। 3 महीने पहले ना हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुमेर नगर के बॉर्डर के रास्ते RDX की खेप भेजी गई थी, जो हमारा अंदाजा है कि मंगल सिंह एंटी सोशल ग्रुप के लिए भेजी गई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये एंटी सोशल ग्रुप पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करता है और ये ब्लास्ट फैमिली फंक्शन में हुआ था। ब्लास्ट का मकसद कुछ और भी हो सकता है। पता लगाओ कि इस एंटी सोशल ग्रुप का विक्टिम फैमिली से कोई कनेक्शन था। सर, ये जितेंद्र सिंह है, इसी ने वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ब्लास्ट हुआ। शायद कुछ सस्पिशियस मिले जिससे ब्लास्ट के मकसद को कोई लीड मिले। सर, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस जंगल के एरिया से मंगल सिंह अपने गैंग को ऑपरेट करता था, लेकिन अभी उसकी करंट लोकेशन क्या है ये अपने इन्फॉर्मर्स को भेज के पता लगा। सर, मैंने यशोधरा और अनिकेत के सोशल मीडिया अकाउंट को अच्छे से चेक किया। दोनों की चैट हिस्ट्री को देखकर ये लगता है कि दोनों में नॉर्मल चैट होती थी, मतलब लव कपल टाइप। तो इन दोनों के जितने फॉलोअर्स हैं उनमें कोई सस्पिशियस मिला आपको? सर, यशोधरा के सोशल मीडिया अकाउंट में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन अनिकेत के अकाउंट में सुधा नाम की लेडी का एक अकाउंट मिला जो लगातार उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। तो उसमें सस्पिशियस क्या लगा? ये देखिए सर, सस्पिशियस ये है कि सुधा अपने मैसेजेस में अनिकेत को मनीष के नाम से एड्रेस कर रही थी। हाय मनीष, कहाँ हो आजकल? तुम हमसे बात क्यों नहीं करते? ये सुधा की डिटेल्स निकलो, पता तो चले कि अनिकेत को मनीष क्यों लिख रही है। सर, जितेंद्र की फैमिली का किसी एंटी सोशल ग्रुप से तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन सर जितेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो मुकुल देव के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ब्लास्ट से 1 महीना पहले तक इस मुकुल देव के साथ जितेंद्र की लगातार काफ़ी बात हो रही थी, लेकिन सर फिर अचानक से बातें होना बंद हो गई और ब्लास्ट से कुछ दिन पहले इस मुकुल देव का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया, जो अभी तक स्विच ऑफ है। इस मुकुल देव की एक इन्फॉर्मेशन निकालो और पता लगाओ ये रहता कहाँ पर है। सर, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, बस वो हमें पता है आप रेणुका को कॉल लगा रहे थे, पर अब वो कभी लौट के नहीं आई। क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ बोलो।
मुकुल देव? जी मैं हूँ। कौन का सर्च करो। अरे हुआ क्या? आप किचन में, बाथरूम में, स्टोर रूम में, हर जगह। बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं? सर यहाँ भी जाओ, बेडरूम में भी अच्छी तरह से चेक करना। हुआ क्या है? आप एंटी टेररिस्ट टीम, चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पर। सब जगह चेक करो ठीक से। सर हम बता रहे हैं आपको कोई गलत फहमी हुई है बिना वजह यहाँ पर। सर पूरा घर अच्छे से चेक किया, कुछ नहीं है। सर कुछ होगा तभी मिलेगा ना, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। तू जितेंद्र को जानता ना, जिसके घर अभी कुछ ही दिन पहले ब्लास्ट हुआ था? जितेंद्र? कौन जितेंद्र? ये जितेंद्र, जिसके फोन पर तेरे फोन से लगातार फोन हो रहे थे। 98937544 तेरा ही नंबर है ना? जी नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है, ये नंबर तो मेरी बीवी इस्तेमाल करती थी। नहीं सर, ये वो नहीं है, उनका नाम रेणुका है, वो मेरी पहली बीवी है। कुछ साल पहले अचानक मुझे छोड़कर चली गई थी, अभी पिछले महीने ही वापस आई है यहाँ रहने के लिए। रेणुका, कुछ साल पहले तुम बिना बताए हमें अचानक छोड़ के चली गई और आज अचानक वापस आ गई, ठीक है तुम? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे मुकुल। सर रेणुका इतने सालों तक कहाँ रही, उसने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं, बस ये बोलती रही कि वो कुछ वक्त तक यहाँ रहेगी फिर चली जाएगी। रेणुका अब कहाँ है? पता नहीं सर, वो तो कल रात से घर भी नहीं लौटी है। सर हमें तो डर लग रहा है। सर वो बहुत गिरी हुई औरत है सर, उसने हमको धमकी दी थी कि अगर हम उसको 5 लाख रुपए ना दें तो वो मुकुल जी को हमसे छीन लेगी। सुनीता क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने आपको नहीं बताया क्योंकि आप थे उसके पीछे। सर हमने अपने गहने बेच के मुकुल जी के लिए हमने उसको 5 लाख रुपए दिए। अब चली जाओ, दोबारा कभी लौट के मत आना। बिल्कुल नहीं आएंगे, बस तुम हमारे मुकुल का ख्याल रखना। सर हमें तो शुरू से ही उस औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, पर यही उसे नहीं समझ पाए। रेणुका का कोई फोटो है आपके पास? सर इस मुकुल के घर पे तो हमें कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। आपको क्या लगता है ये दोनों पति पत्नी सच बोल रहे होंगे? इन दोनों मियाँ बीवी पर नजर रखो और रेणुका को तलाश करो। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस ब्लास्ट के अंदर RDS का इस्तेमाल हुआ है और RDS का इंतजाम करना किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है, ये कोई बड़ा गेम है। और एक काम करो, ये सुनीता, मुकुल और रेणुका, इन तीनों को कोई एंटी सोशल ग्रुप से कोई कनेक्शन तो नहीं है, चेक करो। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये तस्वीर हमने इसके सोशल मीडिया अकाउंट से ली। अनिकेत नाम है इसका, आप जानती हैं इसे? सर ये अनिकेत नहीं, ये तो मनीष है, और मुझे नहीं पता इसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट अनिकेत नाम से क्यों बनाया। अच्छा मान लिया मनीष, पर आप इस मनीष को कैसे जानती हैं? सर मनीष और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से हम दोनों कांटेक्ट में नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे मैंने मनीष की फ़ोटो देखी, उसके बाद ही मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसी सोशल मीडिया अकाउंट से ही अनिकेत मतलब मनीष यशोधरा के कांटेक्ट में आया और इन दोनों ने शादी की, तब से दोनों गायब हैं। ये यशोधरा, आप इसे जानती हैं? नहीं सर। अच्छा, आप और मनीष कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? सर रांची के मनोहर लाल कॉलेज में। ये तो पूरे दावे के साथ कह रही है कि अनिकेत नहीं मनीष है। रांची के मनोहर लाल कॉलेज से पता करो, पता तो चले ये अनिकेत है या मनीष। और ये सुधा कहीं कोई कहानी तो नहीं बना रही? ओके सर। मुकुल का फोन नंबर रेणुका इस्तेमाल कर रही थी। रेणुका उस नंबर से लगातार जितेंद्र को फोन कर रही थी और वो साथ में मनीष को भी फोन कर रही थी। लेकिन जब से बम ब्लास्ट हुआ, इस मनीष का नंबर और रेणुका का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारे पास इस मनीष के बारे में कोई डिटेल है? हाँ सर, ये सर मनीष बसपा गांव का रहने वाला है सर। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि दर्शनबाग पुलिस को भी इसकी तलाश है। और इस मनीष का एक अनिकेत नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसके जरिए ये एक यशोधरा नाम की लड़की से कांटेक्ट में आया, जिससे इसने शादी की। और सर करीब 6 महीने पहले ये मनीष और यशोधरा दोनों गायब हो गए सर। तभी से दर्शनबाग पुलिस इस मनीष उर्फ अनिकेत और यशोधरा की तलाश में जुटी है। तो हम दर्शनबाग पुलिस से मिलते हैं सर, इसके बारे में पता लगाते हैं। चलो। इस रेणुका और मुकुल के साथ हमारी तहकीकात के मुताबिक मनीष और अनिकेत का कोई कनेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट हमारे पास उसका दूसरा नंबर भी है जो उसी की आईडी से लिया गया। एक ही शक्ल का आदमी और 2 अलग अलग नाम से आईडी है। इंटरेस्टिंग। इस अनिकेत की बैकग्राउंड में हमें एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जब हम सुधा नाम की औरत से मिले तब हमें पता चला कि अनिकेत का नाम मनीष है और ये भी कि सुधा और मनीष दोनों
रांची के मनोहरलाल कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ से हमें उसके गांव का पता चला, बसपा। मनीष के फादर एक्सपायर हो गए हैं। इसका एक बड़ा भाई है, लेकिन वो कहाँ रहता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और अभी तक हमें यशोधरा के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और रेणुका भी गायब है। हमें लगता है रेणुका और मनीष का इस ब्लास्ट से कनेक्शन हो सकता है। एक बार सुधा से फिर से मिलो। अगर वो ये जानती है कि अनिकेत नहीं बल्कि मनीष है, तो हो सकता है वो रेणुका के बारे में भी जानती है। ओके सर, ये रेणुका है। ये मनीष और मेरे साथ मनोहरलाल कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। इस रेणुका के बारे में आप और क्या जानती हैं? आपको कुछ पता है कि इस वक्त ये कहाँ हो सकती है? सर, मैं रेणुका से काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना बता सकती हूँ कि कॉलेज टाइम में मनीष और रेणुका का अफेयर था। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको इस बात का अंदाजा हो कि इस वक्त ये रेणुका और मनीष कहाँ हो सकते हैं? सर, कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स लोगों से बात करके देखती हूँ। ठीक है। रेणुका का हस्बैंड मुकुल बोल रहा था कि रेणुका उसे कई साल पहले छोड़कर चली गई थी और उसके बाद वो लगातार जितेंद्र के टच में थी, लेकिन अचानक उसने जितेंद्र को कॉल करना बंद कर दिया और वो फिर मनीष के टच में आ गई। और उसके बाद से यशोधरा भी गायब हो गई और जितेंद्र के फैमिली फंक्शन में ब्लास्ट हुआ। तो क्या इस ब्लास्ट का कोई कनेक्शन यशोधरा के गायब होने से भी जुड़ा है? हमें रीचेक करना होगा कि जितेंद्र का यशोधरा या उसकी फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है। हाँ, दिन भर बैठ के खाते रहे, कुछ कमाना मत कभी। बेटे के मोह ममता के चक्कर में इतनी सुशील बेटी से हाथ धो बैठे। ना तो ये पछतावा तब क्यों होता जो यहाँ पे थी? तेरे जैसे सांप को दूध पिलाते रहे, तू ही डसा अपनी बहन को। अरे डसे आप हैं, वो हमारा मुंह मत खुलवाइए। अरे बस की बाप से जबान लड़ाता है। जबान इसका नाम जितेंद्र है। आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, हम किसी जितेंद्र को नहीं जानते हैं। लेकिन ये लड़का साहब, यशोधरा के बारे में कुछ पता चला? अब तो 6 महीने गुजर गए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों को इंतजार है उसका। क्या कर रहे हैं सर? हम लोग ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? खुद हमारी बेटी को खोज नहीं पा रहे और बार बार आके हम लोग को अपमानित करते रहते। हमारे इन्फॉर्मर्स ने इस मंगल सिंह के एंटी सोशल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन सर फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि उनका रेणुका, मुकुल, मनीष या फिर इस अनिकेत से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और इस ग्रुप का भी जितेंद्र सिंह के फैमिली फंक्शन में बम ब्लास्ट करने का कोई खास मोटिव नजर नहीं आ रहा है। और रेणुका और मनीष भी गायब है। कोई लीड मिली तुम्हें? सर एक इन्फॉर्मेशन है, मुकुल जब घर से बाहर गया था तो उनके एक पड़ोसी महेंद्र ने रेणुका को रांची की बस में बैठते हुए देखा था। हमारे इन्फॉर्मर्स रांची में उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर वहाँ से भी कोई लीड हाथ नहीं लगा। हेलो, हमें रेणुका के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सुधा और मनीष के कॉमन फ्रेंड से पता चला है कि रेणुका के किसी दोस्त का घर है रांची में, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। किस दोस्त के घर में? ये तो भी पता नहीं चला है, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि ये घर अशोकनगर में है। हो सकता है रेणुका अभी भी वहीं हो। अशोकनगर? सर वो भाग रही है। चल ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमने कहा ना, हमें किसी भी ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। देखो, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम जितेंद्र से लगातार टच में थी। सर हमने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं बोलेगी, लेके जाओ ऐसे और पूछताछ करो ठीक से। अरे नहीं प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हम सच बताते हैं, हम सब सच बताते हैं। असल में गलती हमारी स्वर्गीय माता जी की है, जो हमारी शादी उस बेवकूफ मुकुल से करवा दी। एक तो इतनी छोटी सी वो जॉब करता था सर, और आगे बढ़ने का भी उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन हमें था, हम आगे बढ़ना चाहते थे। फिर एक दिन एक पार्टी में हमारी मुलाकात जितेंद्र से हुई। वो हम पर लट्टू हो गया, लाखों रुपए उड़ाने लगा। साला कहता था कि अपनी बीवी को छोड़ देगा, तलाक देके हमसे शादी करेगा।
और उसने हमें अपने फार्म हाउस में रख लिया। सर लेकिन वो हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए हम अपने पति को छोड़ दिए, ऊपर से अब तुम हमसे कह रहे हो कि हमसे शादी नहीं करोगे और हमें घर से भी बाहर निकाल रहे हो। अरे तुम में है क्या जो तुमसे शादी करे? और इतने दिन रही हो ना तुम फ्री में फार्म हाउस में, सामान पैसा सब कुछ तो दिया मैंने। जाओ जाके ढूंढ लो किसी और को। एक मिनट, तुम समझते क्या हो हमको? अरे चिपको मत हमसे ज्यादा, क्या समझे? किसी वेश्या से तो कम नहीं हो तुम। हमने सोच लिया था सर कि हम उसको और उसके खानदान को बर्बाद कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसकी पार्टी में हमने बॉम्ब फिट करवा दिया। कैसे फिट कर पाए? और बॉम्ब का इंतजाम किया किसने? तोहफा तैयार है तुम्हारा? तैयार है तो पहुंचा दो उसके घर। और हाँ ध्यान रहे, पार्टी में किसी को शक ना हो। अच्छा, तो इसने पार्टी में बॉम्ब प्लेस किया और बॉम्ब का इंतजाम भी किया, लेकिन बॉम्ब का इंतजाम किया कैसे? वो हमको नहीं मालूम सर, लेकिन उसने हमारी मदद की थी, क्योंकि एक बार हमने भी उसकी मदद की थी। कैसी मदद? सर कॉलेज के बाद हम कभी नहीं मिले थे, फिर एक रोज रास्ते पे हम दोनों टकरा गए। मनीष, रेणुका, तुम यहाँ? बातों बातों में पता लगा कि मनीष सालों से शांताराम को ढूंढ रहा था। सर हमने शांताराम को शहर में देखा था और हम बहुत टाइम से उसको जानते थे, इसलिए हमने मनीष को बता दिया कि वो कहाँ रहता था। मनीष के कांटेक्ट में तो तुम अभी भी होगी ना? हाँ, हमारे पास उसका दूसरा नंबर है। हेलो हेलो मनीष, हमने ना तुम्हारे भाई का घर खाली कर दिया है। हमें लगा किसी को शक ना हो जाए, इसलिए हम अपने रिश्तेदार के घर आ गए हैं, यहाँ पटना में। पटना? हाँ पटना। मनीष, हमने ना तुम्हारे लिए कुछ कैश रखा है कबर्ड में, तुम जाके ले लेना। हाँ, तुमने हमारी कितनी मदद जो की है। अच्छा मनीष, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? देखता हूँ। जल्दी से दर्शन बाग पुलिस को अपडेट करो, क्विक। चंदन, बोल यशोधरा कहाँ है? बोल यशोधरा कहाँ है? अबे पुलिस आई रे! चल 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 चल। फिर उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने के लिए उसके भाई को पैसों का झांसा दिया, और फिर यशोधरा के साथ शादी करके उसे हम वहीं ले गए जहाँ हमने और हमारे भाई ने बचपन गुजारा अपना। अरे क्या हुआ है? यहाँ क्यों रुके? चल। कहाँ लेके जा? चल बाहर। कहाँ लेके जा रही हूँ? जानी क्या जी? रस्सी लेके चल चल। ऐसी जगह है ये वही जगह है जहाँ हम दोनों भाइयों ने आधी जिंदगी गुजार दी। आजा। अनिकेत जी! और इन्हीं बागियों के जरिए तुमने रेणुका के लिए बॉम्ब का इंतजाम किया। अब बोल, क्या बिगाड़ा था शांताराम ने तेरा जो तूने उसकी बेटी को गायब किया? यशोधरा का खानदान हमारे माँ, बाप और भाई तीनों का दोषी है। यशोधरा का दादा गांव का सरपंच था और उसने हमारी जमीन हड़पने के लिए फिर हम वसपा गांव गए। वहाँ जैसे तैसे तो झोपड़े में अपना वक्त गुजारा। उसके बाद हमारी माँ भी चल बसी और फिर संदीप भैया ने हमें पढ़ाया और खुद बागी मंगल सिंह के गुरुओं के साथ जुड़ गए। बोल, हमारा सरदार मंगल सिंह कहाँ छुपा है? हमको नहीं पता, वो जंगल में कहीं भीतर रहता है। तेरा भीतर से बाहर निकला।
किसी को अपनी जिंदगी बनाने से पहले यह जरूर पता कर लें कि उस शख्स की असल जिंदगी क्या है। मनीष उर्फ अनिकेत को अपना जीवन साथी बनाने से पहले यशोधरा ने भी उसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश नहीं की और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे एक ऐसी सनक का फितूर था जिसने रेणुका के साथ मिलकर कई और जिंदगियां भी तबाह कर दी। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करें कि जिनकी मुस्कान भी दोहरी होती है और जिनके चरित्र भी दोहरे होते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जिम्मेदारी है समाज को बेहतर बनाने की। लेकिन आज के मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लालच को समाज की दुर्गति है। आजकल के बच्चों को ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का एक ही नुकसान है, हिंदी में बहुत ही कच्चे होते हैं। और बेटा तुम तो पत्रकार की बेटी हो, फिर भी तुम्हारी हिंदी इतनी खराब। माँ, मैं ना आपके और पापा की तरह कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे ना इंग्लिश रिपोर्टर बनना है। अच्छा, देखना क्या टॉप की रिपोर्टर बनूंगी मैं। प्राइम टाइम पे मेरा शो आएगा। हाँ हाँ, बन जाना टॉप की रिपोर्टर, लेकिन तेरी हिंदी भी मैं सुधार के रहूंगी। सुधार लेना। पहले आप ये बताइए कि हमारे पूज्य पिताश्री कब आ रहे हैं? बस आ रहे हैं वो। ठीक। पापा, हो गई पार्टी की तैयारियां? हाँ, थोड़ी सी बाकी है। मेरे बिना दादी, ये कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अभी आप इतने टाइम बाद आई है ना, तो मैं आपको वापस नहीं जाने देने वाली। अब हो गई शिकायत दूर। चल बर्थडे पार्टी मनाते हैं। हाँ? Happy birthday to you. Happy birthday dear Kajan. Happy birthday. क्या हुआ गीतिका? किसका कॉल था गीतिका? किसी का नहीं, ये टेलीकॉलर्स भी ना कॉल कर करके परेशान करते रहते हैं बस। मैं माँ को कोल्ड ड्रिंक दे के आती हूँ। तो ये बात, ये छुपा रही हो तुम मुझसे? कौन था वहाँ? कौन है वहाँ? ले पहन ले, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाए। और हाँ, हाथ मुंह धो धा के अपने आप को ठीक कर ले। खूबसूरत जिंदगी के सपने हम सब देखते हैं, लेकिन जब ये सपने टूटते हैं तो हर दर्द की एक अलग कहानी होती है। पर काजल की कहानी क्या थी? उसका हंसता खेलता बचपन और उसका खुशहाल परिवार किस गुनाह के साए में बिखर गया था? उसके माता पिता और दादी अब कहां थे? और वो खुद किस अंधेरे में जी रही थी जिसने उसकी मुस्कान छीन ली थी? वो कहां थी, किन लोगों के साथ थी? आखिर क्यों उसकी जिंदगी, उसकी मासूमियत एक पिंजरे में कैद सी नजर आ रही थी?
क्या हो गया? क्या जरूरत थी ये सब करने की? कितना खून निकलता है। माँ चल उधर चल, कुछ नहीं हुआ माँ, तू चुप रह। ऐसा ही कटे, कुछ नहीं हुआ। ये छोटा सा कट है, हाँ ज्यादा लग जाती तो। सर 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 कल एक फ़ोन आया था जिसके बारे में, वारदात के बारे में इन्फॉर्म थी सर। सुनीता, इन लेडीज को हॉस्पिटल लेके जाओ, इनका मेडिकल चेकअप कराओ। जी सर। कैसे हुआ ये सब? कौन थे बोलो? हम नहीं जानते वो लोग कौन थे, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। सुन रहे हैं ना? आपके इलाके में इतना बड़ा वारदात होता है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आप लोग जिम्मेदार हैं इसका। देखिए, उस परिवार का गुस्सा जायज है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना? और कर क्या रहे हैं आप लोग? आपकी वजह से जनता में मेरी छवि खराब हो रही है। सर, हम क्रिमिनल्स को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम ये केस सीनियर ऑफिसर अभिमन्यु जिंदल को हैंडओवर कर रहे हैं सर। सर देखिए, मैं आप सभी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब इस केस में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम उन सभी क्रिमिनल्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सर, इससे पहले भी इस इलाके में और भी कई वारदातें हो चुकी हैं। देखिए, मैं समझता हूं ये केस बहुत ही संवेदनशील है। इसमें मैं आप सभी लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। अगर आप लोगों के पास इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या लग रही है? हमारा नंबर है 93339525। ज्यादा मत देगा, कर दिमाग खराब होता है। चल आजा। सर, जिस तरह की ये वारदात है, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं। ऑन रिकॉर्ड इस एरिया में 5 अलग अलग जगहों पर 5 अलग अलग फैमिलीज के साथ रेप और लूटपाट की घटना हुई है। हो सकता है घटनाएं ज़्यादा भी हुई, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 5 हुई हैं। ये भी तो हो सकता है कि शीघ्र दूसरी जगहों पर भी फैला हो, लेकिन प्रेजेंट में हम इस केस को फॉलो करेंगे। जी सर। सर, ये फैमिली शादी के फंक्शन से घर लौट रही थी जब ये हादसा हुआ। लोकल पुलिस को क्रिमिनल्स का एक टिफिन हाथ लगा जिसमें चिकन था। सर, एक टिफिन बॉक्स मिला है सर, जो इन फैमिली का नहीं है, बल्कि उन क्रिमिनल्स की है जो आनंद पानन में ये बक्सा छोड़ के गए हैं साहब। इसमें चिकन है साहब। लोगों ने वहाँ पर खाना खाया, लेकिन चिकन को छुआ तक नहीं। चिकन ना खाने के पीछे कोई तो कारण होगा। अच्छा, इस टिफिन पे एक नाम खुदा है, नाथू सिंह। जी सर, ये नाम वाला एंगल और क्रिमिनल्स के चिकन ना खाने वाले एंगल को पुरानी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी उनके। उनकी इन्वेस्टिगेशन जहाँ खत्म हुई है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्राइम सीन विजिट करते हैं। सर, सर, ये जगह बाईपास रोड से लगभग आधा किलोमीटर जंगल के अंदर है। ये जो 5वीं वारदात हुई वो इसी लोकेशन पर है। इस 5वीं वारदात से पहले जो 4 वारदातें हुई थी वो यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, और ये 5 वारदातें इसी बाईपास रोड के आसपास हुई हैं।
इस रेडियस में कोई रिहाइश भी नहीं है। राइट सर, रात को इलाका और भी सुनसान हो जाता होगा, जिसका फायदा क्रिमिनल्स ने उठाया। अगर आसपास कोई रिहाइश नहीं है तो फिर यहाँ पे पूजा करने कौन आता होगा? शाश्वता, आसपास के इलाकों में पता करो कि यहाँ पर लोकल लोगों का आना जाना है क्या। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, वापस लो, रिवर्स लो। रोको 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 रोको। अगर इस कच्चे रास्ते से क्राइम सीन पर जाएं, तो क्राइम सीन होगा यहां से लगभग 200 से 300 मीटर। और अगर प्रॉपर रोड से जाएं, तो क्राइम सीन का डिस्टेंस होगा लगभग 1 किलोमीटर। ये बैरिकेडिंग ऐसी जगह पर है कि यहां से क्राइम सीन का शॉर्टकट है। शाश्वता, पता करो कि ये बैरिकेडिंग वारदात होने के पहले से यहाँ पर लगाई जाती थी या वारदात होने के बाद से लगाई जाने लगी, और ये भी पता करो कि यहाँ पर किन पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। सर, मुझे अंकल से बात करनी है। अंकल? कौन अंकल? देखिए आप प्लीज अंकल को फोन दीजिए मुझे। हेलो हेलो हेलो। सर, वारदात के पहले या बाद में किसी भी पुलिस चौकी ने उस जगह बैरिकेड्स नहीं लगाए थे। वो बैरिकेड्स वहां किसने पहुंचाए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैरिकेड क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए हो? उसी बैरिकेडिंग से टारगेट सेट करके आगे इंफॉर्मेशन पास कर दी जाती हो। एक काम करो, विक्टिम्स की फैमिलीज को बुलाओ। सर, उस रात हम शादी से वापस लौट रहे थे और अचानक गुंडों ने हम पे हमला कर दिया। अच्छा, जहां पर ये वारदात हुई उससे पहले तुम्हें कोई पुलिस बैरिकेडिंग मिली थी? सर, आधा 1 किलोमीटर पहले एक नाकाबंदी पे हमारी गाड़ी रुकवाई गई थी। अच्छा, वो जो पुलिस वाला था उसकी शर्ट पे कोई नेम प्लेट लगी थी? सर, इतना ध्यान तो नहीं है मुझे सर। चेहरा याद है उस पुलिस वाले का? सर, काफ़ी अंधेरा था और मुझे कुछ याद भी नहीं है सर। सर, क्राइम सीन के आसपास के रिहायशी इलाकों में हमने उस पत्थर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जिस पर सिंदूर लगा हुआ मिला था, लेकिन वहाँ के लोग ऐसी कोई पूजा करते हों इसकी इंफॉर्मेशन नहीं निकली। अगर लोकल लोग वहाँ पर पूजा नहीं करते तो क्या क्रिमिनल्स ने वहाँ पर पूजा की होगी? सर, हो सकता है कि ये किसी ट्राइबल कम्युनिटी का काम। ऐसे समुदाय होते हैं जो धार्मिक भी होते हैं और ऐसी वारदातें भी करते हैं। आखिरी वारदात जिस दिन हुई उस दिन मंगलवार था और क्राइम सीन से हमें चिकन से भरा हुआ टिफिन मिला। अक्सर लोग मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाते। हो सकता है किसी खास समुदाय के हों। ऐसे समुदाय के बारे में पता करो और इस वारदात से पहले जो 4 वारदातें हुई हैं उनकी फैमिलीज को बुलाओ।
हेलो, मुझे अंकल से बात करनी है, आप मेरी अंकल से बात करवाइए। कौन से अंकल से आपको बात करनी है? ये पुलिस स्टेशन है। वो जो टीवी पर आए थे ना, मुझे उस अंकल से बात करनी है, तो आप इस अंकल से बात करवाइए। कौन से अंकल आए थे टीवी पे? आप बताइए बेटा, क्या बात है, मुझे बताइए क्या हुआ। सर, एक बच्ची का कॉल है, वो कह रही है मुझे उस अंकल से बात करनी है जो टीवी पर आए थे। हेलो हेलो बेटा, मैं वही अंकल हूँ जो न्यूज़ में आए थे टीवी पर। बोलो, क्या बात करनी है? अंकल, मैं ना यहाँ पर फंस इस बच्चे का दोबारा से फोन आए तो बताना मुझे। सर, डॉक्टर रंजन, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 23 मई की रात को जो आपके साथ हुआ था, प्लीज वो हमें डिटेल में बताइए। सर, उस दिन मेरे नए क्लिनिक का ओपनिंग फंक्शन था और सब कुछ लूट कर ले गए हमसे। सर, हमारे पति बिजनेसमैन थे, तो उस दिन हम लोग गोरखपुर से घर जा रहे थे। उन गुंडों ने हमारी कार पे कुछ फेंका, जिससे हमारी कार इनबैलेंस हो गई। उन लोगों ने हमारे पति को मार दिया और हमारे साथ। उस घटना के कुछ देर पहले एक चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी के ऊपर चेक हुए थे। हाँ सर, वहाँ से कुछ देर पहले एक नाकाबंदी थी। हाँ सर, हमारी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी। इन पांचों वारदात में एक चीज कॉमन है, चेक पोस्ट पर विक्टिम्स की गाड़ी को रोके जाना। आई एम श्योर इन क्रिमिनल्स के कुछ साथी फेक पुलिस वाले बनकर टारगेट सेट कर रहे थे, आगे इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे और उनके दूसरे साथी वारदात को अंजाम पहुंचा रहे थे। लेकिन सर, किसी भी विक्टिम ने क्रिमिनल का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वारदात के वक्त सबके चेहरों पर गमछे बंधे हुए थे। हाँ, लेकिन जो फेक पुलिस वाले थे उनका चेहरा तो देखा होगा, और हो सकता है विक्टिम्स में से किसी ने क्रिमिनल्स का चेहरा भी देखा हो। विक्टिम्स के साथ दोबारा से बात करो, फेक पुलिस वाले और क्रिमिनल्स, इनके स्केच बनवाओ। सर, सर, उस बच्चे का दोबारा कॉल आया है। हेलो अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। हाँ हाँ बेटा, हम जरूर बचा लेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम किस मुसीबत में हो और इस वक्त हो कहाँ पर? जिस नंबर से कॉल आया, पता करो किसका कॉल है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो। सर, चलो, चलना नहीं है। सर, कुछ विक्टिम्स की मदद से हमने क्रिमिनल्स के स्केचेस बनवाने की कोशिश की। याददाश्त पर काफ़ी जोर देने के बाद ये 7 स्केचेस बने हैं, लेकिन इनकी हुलियों को देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये कितने एक्यूरेट हैं। अपना डेटा चेक करवाओ, हो सकता है इनमें से किसी का किसी नामी क्रिमिनल के साथ हुलिया मिलता है। अब तक जो ये 5 वारदातें हुई हैं, उनमें से पहली वारदात हुई 30 मई को, दूसरी हुई 5 जून को, तीसरी हुई 11 जून को, चौथी हुई 17 जून को और ये आखिरी हुई 23 जून मंगलवार के दिन। 30 मई को जो हुई थी उस दिन सैटरडे था, 5 जून को जो हुई उस दिन फ्राइडे था, 11 जून को जो हुई उस दिन थर्सडे था, 17 जून को जो हुई उस दिन वेडनेसडे था, 23 जून को जो हुई उस दिन ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार। गौर करने वाली बात यह है कि एक वारदात से दूसरी वारदात के बीच 6 दिन का गैप है, 6 डेज। लेकिन जो ये आखिरी वारदात हुई थी 23 जून को मंगलवार के दिन, तब से लेके अब तक 10 दिन हो गए, कोई वारदात नहीं हुई है। 10 डेज। सर, हो सकता है इस केस में हमारे इन्वॉल्वमेंट के बाद वो लोग शांत बैठ गए। लेकिन हम शांत नहीं बैठने वाले हैं जब तक कि हमें कोई लीड ना मिल जाए। ये जो आखिरी वारदात हुई थी 23 जून मंगलवार के दिन, इसके क्राइम सीन से हमें मिला था चिकन से भरा हुआ टिफिन, बैरिकेड और पत्थर पर पूजा करने के निशान। तो इस वारदात से पहले की जो ये 4 वारदात हुई हैं, हो सकता है इनके क्राइम सीन पर भी ऐसा कुछ मिले।
जो अब तक इन्वेस्टिगेटिव टीम को नजर नहीं आया है, हमें ये चारों क्राइम सीन रिविजिट करने हैं। क्लियर? सर। ले तेरे लिए दूध लाया हूं, फटाफट पी ले। सुना नहीं? दूध लाया हूं, फटाफट पी ले। नहीं मानेगी। सर, उस बच्ची का दोबारा कॉल आया है, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 अंकल, मैं काजल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अंकल, हेलो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं फोन काट के अपने मोबाइल फोन से आपको वीडियो कॉल करता हूँ। अंकल अंकल, मैं काजल। हेलो बेटा, हेलो। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है अंकल, आप प्लीज़ प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प करिए, मैं मुसीबत में हूँ। स्विच ऑफ हो गया। बच्ची काफी घबराई हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुसीबत में हो, उसको कहीं बंद करके रखा गया हो। ये देखो, विंडोज पर भी वुडन प्लैंक्स लगे हैं। जिस नंबर से बच्ची फोन कर रही है, मैंने कहा था तुमसे पता करो किसका नंबर है, कहाँ का है। पता किया? सर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को बोला था, लेकिन एक बच्ची मुसीबत में है, मदद मांग रही है हमसे। कुछ भी हो सकता है उस बच्ची के साथ, और तुम्हारे पास लेकिन के अलावा कोई जवाब नहीं है। खड़े क्या हो, पता करो। सर, सर, जिस नंबर से वो बच्ची कॉल कर रही थी वह किसी जयदेव वर्मा के नाम से नील कटरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, और वो नंबर काफ़ी टाइम से भी बंद आ रहा है। और सर, ये जयदेव की फ़ोटो। अच्छा, जिस वक्त बच्ची ने कॉल किया था उस वक्त वो नंबर कहाँ पर एक्टिव था? सर, गौतम नगर। सर, मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। 17 जून को जो चौथी वारदात हुई थी, वहाँ एक खून से सनी हुई शर्ट मिली है। हाई पॉसिबिलिटी है कि एक क्रिमिनल की शर्ट हो और क्राइम के बाद चेंज की गई हो। साक्षिता, अपनी टीम को बोलो कि पूछताछ जारी रखे। मैंने अभी तुम्हें एक जयदेव वर्मा नाम के आदमी का एड्रेस भेजा है। वो बच्ची हमें जिस नंबर से फ़ोन कर रही थी, वो नंबर इस जयदेव वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेक करो इसे। हाँ शाश्वता। सर, जिस जयदेव वर्मा का आपने एड्रेस भेजा था, वहाँ कोई जयदेव रहता ही नहीं है। आई थिंक वो नंबर फेक आईडी पर लिया गया है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें 2 नंबर और भी मिले, वो दोनों भी फेक आईडी पर लिए गए। वो बच्ची जरूर गलत लोगों के चंगुल में फंसी है। उस बच्ची ने जिस नंबर से हमें फ़ोन किया था, वो नंबर उस वक्त गौतम नगर में एक्टिव था। गौतम नगर बहुत बड़ी कॉलोनी है। एक काम करो, एक टीम बनाओ, उस टीम को बच्ची का फोटो दो। स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, हो सकता है उस एरिया में बच्ची का फोटो देख के उसे कोई आइडेंटिफाई कर ले। अगर ये शर्ट उन्हीं क्रिमिनल्स में से किसी एक की है, तो ये जेके टेलर से हमें उनकी लीड मिल सकती है। सर, शांतिनगर पुलिस थाने से उस बच्ची के बारे में पता चल गया जो लगातार हमें फ़ोन करती रहती है। सर, लगभग 1 साल पहले इस बच्ची के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, तभी से ये बच्ची मिसिंग है। वो बच्ची 1 साल से मिसिंग है। उसकी फैमिली में और कौन कौन है? सर, इसकी दादी है और चाचा है। मेरी काजल जिंदा कहाँ है वो? आप उसे अपने साथ लेके क्यों नहीं आए? इस वक्त काजल कहाँ है हमें नहीं पता। काजल ने हमारे पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था, उसे हमारी मदद चाहिए थी।
हमें ऐसा लगता है कि उसको कहीं कैद करके रखा गया है। कहाँ कैद किए? ये हम पता लगा रहे हैं। आप लोग प्लीज ये बताइए कि 1 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ? काजल उस दिन मेरे बेटे और बहू के साथ ही थी। वो लोग मुझे मिलने यहाँ मेरे घर आने वाले थे। दादी हम बस निकलने ही वाले हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे लिए स्पेशल डिश बनाई है ना? तू बस आ जा, तेरी पसंद की सारी चीजें बनाई है। अरे मम्मी आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जल्दी से आ जाओ बस। मैं शाम तक इंतजार करती रही, फिर खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने कहा कि मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट हुआ था, पर काजल वहां थी ही नहीं। उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि काजल भैया और भाभी के साथ नहीं होगी? इसलिए मम्मी को उन पे शक हुआ। मुझे तो ये भी लगा था कि मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ झूठ लिखा था साहब। मैंने अपनी आंखों से मेरे बेटे और बहू की लाशें देखी थी। वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरी बहू के पैर पे खून के निशान थे, जबकि वहां कोई चोट लगी नहीं थी। हमने कितना कहा लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। उस वक्त किसी पर शक था आपको? नहीं सर, हमें ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है सर। लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर लगा था कि भैया और भाभी जर्नलिस्ट थे और शायद इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा था सर। काजल ने जिस नंबर से हमें फ़ोन किया था, वो नंबर उस वक्त गौतम नगर में एक्टिव था। गौतम नगर में आपकी जान पहचान का कोई रहता है, कोई ऐसा जिस पर शक हो आपको, जो काजल के साथ ऐसा कर सकता हो या आपके बेटे बहू के साथ ऐसा कर सकता हो? नहीं सर, कोई भी नहीं है सर जिस पे हमें शक हो। लेकिन सर हम बस ये चाह रहे हैं आप काजल को प्लीज़ जल्दी ढूंढ दीजिए सर, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। किसी ने काजल से उसके माता पिता को छीन लिया था? क्या काजल के माता पिता वाकई 1 साल पहले एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, या फिर काजल की दादी का शक सही था? क्या काजल अपने माता पिता के किसी जानने वाले के गुनाह का शिकार हो रही थी, या फिर उसके अपराधी कोई गैर थे? काजल की दादी के मन में अब एक उम्मीद की किरण जागी थी, पर पुलिस की चुनौती ये थी कि क्या वो काजल को ढूंढ पाएगी। वहीं सीरियल हाईवे रॉबरीज में पुलिस एक जेके टेलर नाम की शॉप की तलाश कर रही थी, पर क्या यह तलाश उन्हें सही दिशा दे पाएगी? हाँ मैडम, ये मेरा ही टैग है। ये शर्ट मैंने बनाई है। किसने बनवाई थी तुमसे? अब मैडम रोजाना इतने सारे ग्राहक आते हैं यहाँ पे, अब ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनमें से किसी को जानते हो? मैडम ये तो एकदम सुनील साहब जैसे दिख रहे हैं। वो भी आपकी तरह पुलिस में है और उनकी पुलिस की वर्दी मैं ही सिल के देता हूँ। कहाँ रहता है ये सुनील? आइए मैडम, ये उनका घर। सर मैंने सुनील के रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किए, कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो पुलिस वाला है। जबकि अमोल ने सुनील का फोटो आइडेंटिफाई करते हुए कहा है कि ये वही पुलिस वाला है जिसने वारदात वाले दिन बैरिकेडिंग पर उसकी गाड़ी रोकी थी। मतलब अब ये साफ है कि सुनील उन क्रिमिनल्स में से एक है जो फेक पुलिस वाले बनकर टारगेट सेट करते थे और उनके बाकी के साथी वारदात को अंजाम देते थे। सर टेलर ने जो सुनील का नंबर दिया था वो किसी फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है, और सर सुनील का वो नंबर उन 2 नंबरों में से एक है जिससे काजल हमें कॉल करती थी। मतलब इस सुनील का काजल के अब्डक्शन से भी कनेक्शन है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल के पेरेंट्स इसी गैंग का शिकार हुए हों और फिर इसी गैंग ने काजल को अबडक्ट कर लिया? काजल की दादी और चाचा का भी यही कहना है कि उनका मर्डर हुआ था। काजल की दादी और चाचा को बुलाओ, हो सकता है ये लोग इन क्रिमिनल्स को पहचानते हो। इनमें से तो हम किसी को नहीं जानते, पर ये आदमी का चेहरा कुछ दिखा दिखा लग रहा है। कहाँ देखा था आपने इसको? अच्छा ये बात है, ये छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम्हें धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। हमारे प्रोफेशन में तो ये आम बात है ना, ऐसे कॉल और धमकी आना। लेकिन तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए ना एटलीस्ट। रघु मुझे धमकी भरे मैसेज कर रहा है। कौन है? कौन है वहां?
तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई गीतिका को धमकी देने की? हाँ? चल रे, आराम से शांत। मुझे तो लगा यार तुम अकेले ही बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारी पत्नी तो समझदार होगी, पर नहीं, तुम दोनों के ऊपर ईमानदारी और अच्छाई की चर्बी चढ़ी हुई है। अब पते की बात सुन लो, केस जो है ना वापस ले, नहीं तो सबको मार देंगे। किस वजह से ये आदमी आपके बेटे और बहू को धमकी दे रहा था? वो हमने हमारे बेटे और बहू को बाद में पूछा भी था, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। से हाईवे रॉबरीज के 5 केसेस काजल के केस से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। काजल के पेरेंट्स की संदिग्ध हालत में मौत और उसको कैप्टिव रखना, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद लग रहा है सर। अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि काजल को गौतम नगर में कहीं कैप्टिव करके रखा गया होगा। एक काम करो, गौतम नगर में क्रिमिनल्स के बारे में पूछताछ करवाओ, शायद वहां पर किसी ने किसी को देखा हो। सर, पुलिस को अब यह डर लग रहा था कि कहीं इस गहमा गहमी में क्रिमिनल काजल की जान ना ले ले, क्योंकि इस खतरे से काजल को बचा पाना आसान नहीं था। हाँ सर, ये बच्ची को मैंने कई बार देखा हूँ। ये लड़का मेरे ऑटो में कई बार इसको लेके जाता था। ये दोनों लड़के और बच्ची अब कहाँ मिलेंगे? और तुम इनको कहाँ से पिक करते थे अपने ऑटो में? जब काजल के साथ मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी तो काजल यहीं पे थी, मतलब उसको यहीं कैप्टिव करके रखा गया था। पता करो ये जगह किसकी। काजल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उसको दिलीप लेके गया था। कौन दिलीप और कहाँ ले गया था? वो सब मुझे नहीं मालूम। 1 साल पहले काजल का किडनैप तुम लोगों ने किया था ना? आनंद, क्या है? बाहर दिखा रहे, लेकिन क्या हुआ? आनंद, अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। आवाज बंद एकदम। छोड़ मुझे। चुप, एकदम चुप। पिछले 1 साल से साहब उससे मजे कर रहे हैं। ये जो हाईवे पे लूट और रेप के केसेस होते थे, ये सब भी तुम उसी साहब के कहने पे करते थे ना? नहीं साहब, इसमें हमारे साहब का कोई हाथ नहीं है। ये तो हमारे समुदाय का पुराना धंधा है। हम अपने देवता को प्रसन्न करते हैं और हम में से एक पुलिस के भेष में बैरिकेडिंग लगा के टारगेट सेट करता है और हमको इन्फॉर्म कर देता है। ये सुनील तो तुम्हारे लिए काम करता था, फिर उसको क्यों मारा? उसके साथ बंटवारे के लिए झगड़ा हो गया था तो मेरे लोगों ने उसको मार दिया। देख, सब कुछ तो बता दिया तूने, अब ये भी बोल दे कि तेरा सांप कौन है और काजल कहाँ है। मैंने छोड़। देखो बेटा, डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे पास हो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। बस बेटा हमें ये बता दो कि वो लोग तुम्हें किस आदमी के पास लेके जाते थे? पापा ने उस अंकल के अगेंस्ट न्यूज़ छापी थी। तुम्हें पता भी है किस पे हाथ डालो तुम? 9 मिनट के अंदर ना तुम्हारी वर्दी छिन जाएगी तुमसे। हमारी चिंता छोड़िए, अपनी सोचिए मंत्री जी। आपकी तो कुर्सी भी गई और इज्जत भी। ये फाइल देख रहे हैं आप? इसमें आपके सभी कुकर्मों का हिसाब किताब है।
और आपके कुछ वीडियो भी हैं हमारे पास जो इस बात का सबूत है कि आप लड़कियों को बंदी बना के रखते थे और समय समय पर उनका रेप भी करते थे। चले ससुराल। काजल के माता पिता द्वारा जुटाए गए सबूतों और काजल के बयान के आधार पर पुलिस ने पशुपति के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। वहीं रघु और दिलीप के बाद पुलिस ने निम्बट समुदाय के बाकी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि एक लंबे समय से हाईवे रॉबरीज में इन्वॉल्व थे। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार काजल अपनों के बीच पहुंच गई, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता की हत्या देखने के बाद वो पशुपति और बाकी के अपराधियों के बीच रोजाना शोषित हो रही थी। पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और अपनी आवाज पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की। काजल अपने दर्द से कभी नहीं उबर सकती, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर बनकर अपने स्वर्गीय माता पिता का सपना पूरा करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि काजल के सपने जरूर पूरे हों। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।